नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। खबरें आ रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए। बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आजकल के पस मंज़र में 6 महीने पहले अगर ये सब कुछ किया जाता तो शायद ये किसी हद तक आवाम डाइजेस्ट भी कर लेती। अभी चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हुकूमत भी कुछ गैर मकबूल हो चुकी है। ये करना मेरे ख़्याल से मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन मेरे ख़्याल इमरान खान साहब ने भी अपना जहन बना लिया है और जहन बनाने वालों ने भी अपना जहन बना लिया। आगे आप समझ तो गए होंगे मेरी बात। और चेयरमैन नैब ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। फर्स्ट हैंड मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है इन चीज़ों का, ये जाली बैंक अकाउंट की वजह से। मैं एक इल्तिजा करना चाहूँगा इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, 2 मसाइल हैं अभी इस वक्त जो कि बैंकिंग शोबे में और बिलखुसूस पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज को इम्पैक्ट करती हैं। FE25 एक फ़ॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट था जो कि दोबारा से खोले गए उसके बाद जब आप मुंजमद किए थे अकाउंट्स। परवेज़ मुशर्रफ साहब की सेहत की दुआ करते हैं। इन्होंने फिर कहा था कि जनाब हम नए दौर की नई बात होगी, पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, नए फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोलें। फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुले, यह मुल्क की मईशत की मदद के लिए हैं। पॉलिसी मेकर सुनो, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आप सुनो, अब्दुल हफीज़ शेख साहब आप सुनो, हमाद अज़हर आप सुनो, समझ भले आपको नहीं आए लेकिन फिर भी आप सुनो ज़रूर ये बात। चेयरमैन FBR, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, शब्बर जैदी साहब से, भाई गौर से सुने आप ये बात। इसका मकसद ये है कि अवाम डॉलर लाए और डॉलर ला के पाकिस्तान की रियासत के बैंकों के अंदर ये पैसे रखे। लेकिन आप जब बैंक अकाउंट के ऊपर यह पाबंदी लगा दोगे कि नॉन फाइलर जो है उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता, तो ये पैसे वो निकाल के अपने तकिए के अंदर डाल लेगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। यार पता नहीं इनके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, इनको कौन समझाए इन लोगों को। स्टेट बैंक वालों के लिए मेरी खास दुआ है, या अल्लाह स्टेट बैंक वालों की इस्लाह कर। अगर ये इस्लाह के काबिल नहीं है फिर वो कर जो तूने माजी में ऐसे लोगों के साथ किया जो इस्लाह के काबिल नहीं होते। मैंने दुआ कर दी। अब इसे बदवा समझने वाले लोग बदवा समझ लें। वैसे तो दाखिल हो ऐसे लगता है जैसे ये लोग बहुत ही मजहबी लोग हैं, काम वहाँ रिबा का हो रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप दाखिल होंगे, अब ऐसा महसूस होगा आप किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आ गए। नहीं, ये वाली तस्वीरें नहीं होती हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको। ओहो, ऐसी पर्सनैलिटियाँ होती हैं, लग रहा होता है अभी आके दर्स देंगे। और अल्लाह माफ़ करे, काम चल रहा है रिबा का। और उसको भी 2 कैटेगरी में किया हुआ, एक इस्लामिक बैंकिंग, एक फिर दूसरी अन इस्लामिक हो। नहीं, अन इस्लामिक नहीं, उसको ये लोग क्या कहते हैं पता नहीं, रिवायती बैंकिंग कहते हैं, कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग। खैर, मैं अपने मेहमान की तरफ आता हूं। जनाब परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम के। सर आपको वेलकम करता हूं शो में। शुक्रिया। परवेज़ साहब, आप मेरी को समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझ रहे होंगे बेचैनी और आपकी तड़प को, और आप इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इस तरह की पाबंदियाँ कदगने लगाना। हुकूमत ने कहा था कि जनाब ये बैंक अकाउंट आप खोलें फ़ॉरेन करेंसी के अंदर, तो हुकूमत जो है वो इनको फिर छेड़ेगी नहीं। 28 मई के वाक़यात, 28 मई पुरानी बात नहीं है, 28 मई के अब फिर वही बात कि आप उसमें डिपॉजिट कुछ नहीं कर सकते, आप विड्रॉ कर लें। तो हमारे बहुत सारे सरमायादार लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो जमा करा रहे हैं पाकिस्तान के बैंकों में, ये स्टेट बैंक रिफ्लेक्ट करेगा एज आवर्स रिजर्व्स, उस पर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा मैं मुख्तसरन मैं चाहूँगा बताएं। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा इस चीज़ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पहले मैं आपको कुछ और बताना जी बिल्कुल बताएं कि हमारे यहाँ एक तो फॉरेन इन्वेस्टर वो क्यों थोड़ा सा शाय होता है जी। दूसरा ये कि जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं वो भी अपना सरमाया अपना इतना नहीं लगाते जितना इनको लगाना चाहिए और बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहिए। जब तक आपका यहाँ लोकल बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा, कैपेसिटी एक्सपेंड नहीं होगी, आपका एक्सपोर्ट जो है ना वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट के लिए आपको चाहिए कैपेसिटी। अच्छा, बिजनेसमैन का क्या होता है कि बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा पैसा जो है ना वो सामने हो, सिक्योर हो, बैंक में पड़ा हो, टैक्स उस पर मल्टीपल ना लगे, विड्रॉल पे टैक्स ना लगे, और मेरा पैसा यहाँ सामने पड़ा हो, जब भी मुझे यूज़ करना होगा मैं करूँगा। और गवर्नमेंट मुझे बहुत छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप जानते हैं इस वक्त जिस तरह माहौल चल रहा है उसको देखते हुए पस मंजर के अंदर ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। लेट्स टेक
मुल्क की पेचीदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल के दौरान अब बात करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है उस पर बात करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है उसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। परवेज़ हारून मदरासवाला साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहे थे कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और लोगों को क्या क्या रुकावटें और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। जी परवेज़ साहब, मैं चाहूँगा अपनी बात को मुकम्मल करें आप। जी हाँ, तो वो ही बात आ रही थी कि अगर हमें इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें लोकल इन्वेस्टर को मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाना पड़ेगा, हमें ऐसी पॉलिसी देनी पड़ेगी उन लोगों को कि भाई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई साल के बाद हमारा बजट आता है, वो पॉलिसी चेंज हो जाती है, साल के बीच में मिनी बजट आता है, वो पॉलिसी चेंज हो जाती है। अब आप बताएं कि एक इन्वेस्टर है, एक फैक्ट्री लगाता है या एक कारखाना लगाता है, वो कोई 6 महीने में या 2 महीने में तो नहीं बनता है, उसको बनते बनते ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, और बाय द टाइम वो उसकी फैक्ट्री इन ऑपरेशन आती है तो हमारी तो 6 दफ़ा तो बजट चेंज हो जाता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो वो तो सारा उसका जो प्लान होता है उसकी फिजिबिलिटी वो आउट हो जाती है। अब आप बताएं कि फिर इसके बाद अगर कारोबारी हजरात जो हैं अब वो क्या कहते हैं कि वो अपना पैसा रोक लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि पाकिस्तान को नुकसान होता है। उसका नुकसान ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। उसका नुकसान ये होता है कि टैक्स कलेक्शन जो होती है ना वो कम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर अभी बात आती है कि हमारी फिर डिवैल्यूएशन हो जाती है। डिवैल्यूएशन के हिसाब से फिर हमारा ये होता है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर होता है कि कहता है कि यार मैं आज पाकिस्तान में पैसा लगाऊंगा, मुझे ईबिट मिलेगा पाकिस्तान से 15%, डिवैल्यू हो जाता है आपका 25%, तो वो तो 10 रुपए दे के जाएगा क्या पाकिस्तान? तो कोई नुकसान करने के लिए कारोबार थोड़ी करेगा। खाया पे कुछ नहीं, गिलास थोड़ा पारा ने। फिर इसके बाद तीसरी बात ये आती है कि भाई आपको फॉरेन इन्वेस्टर को तो आपको सर का ताज बनाना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं, पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर। हमारे यहाँ आप देखें कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इतनी पॉलिसीज चेंज आती हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। अब आप बताएं कि बिजनेसमैन को कारोबार करना कितना मुश्किल है। इंपोर्ट की तरफ आ जाए, इंपोर्ट एक आदमी करता है तो पहले मुझे ये बताएं, ये कहते हैं इंपोर्टर मुल्क का दुश्मन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरल परसेप्शन जो क्रिएट होती है, इस मुल्क के अंदर सरप्लस ही कोई नहीं, हमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्टर के खिलाफ बातें क्यों करते हैं? इंपोर्टर दुश्मन है मुल्क का क्या? नहीं, किस तरह की बातें करते हैं? इंपोर्टर जो इंपोर्ट करते हैं ना, वो पाकिस्तान का कस्टम टैरिफ है ना, उसके हिसाब से इंपोर्ट करते हैं। कोई इंपोर्टर कोई अपनी ज़ात के लिए इंपोर्ट नहीं करता है, ना को उसको अपने पेट में भरना है। वो क्या है कि पाकिस्तान का जो कस्टम टैरिफ है उसके हिसाब से वो इंपोर्ट करता है और गवर्नमेंट को टैक्स देता है। इंपोर्ट नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा, रेवेन्यू देता है। रेवेन्यू ही नहीं होगा तो चलेगा कहां से? आप देखेंगे पहले अगर डॉलर 128 रुपए का था तो हमारा जो टैक्स बनता था या इंपोर्ट की ड्यूटीज बनती थी वो 128 पे कैलकुलेट होती थी, तो गवर्नमेंट को एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जमा हो जाता था। अब डॉलर 152 रुपए का हो गया है, तो 152 रुपए के हिसाब से वो टैरिफ लगता है और वो टैक्स जमा हो जाता है। तो आपका 20% तो जो है ना टैक्स, वैसे ही रेवेन्यू बढ़ गया इंपोर्ट में और टैक्स कलेक्शन। तो अब आप देखें कि आपका गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, मगर इससे इंपोर्टर का क्या नुकसान हुआ? इंपोर्टर का नुकसान ये होगा कि भाई इंपोर्टर का आगे जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई अपने सप्लायर से, आगे जो उन्होंने माल बेचा हुआ है उसका क्या करेंगे? इंडस्ट्री जो है जिसने आगे प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, कस्टमर उसको नहीं लेगा, एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं तो उसकी इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो ये सारे जो है ना एक दूसरे से लिंक होते हैं। गवर्नमेंट को जो भी फैसला करना है आगे, अगर पाकिस्तान को अगर तरक्की पे डालना है तो ये सारे फैसले करने पड़ेंगे और अच्छे फैसले करने पड़ेंगे और सबको मिला के करने पड़ेंगे। देखो, इंपोर्टर कोई दुश्मन नहीं है। इंपोर्टर जो भी इंपोर्ट करता है वो पाकिस्तान के कस्टम टैरिफ से टैरिफ दे के माल मंगाता है। वो कोई थोड़ी कि भाई वो कोई पेशावर से कोई कंधे पे लेके सामान लेके आ रहा है। भाई वो शिप में माल आ रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, अब उसमें से वो इंपोर्टर कैसे चोर हो गया? इंपोर्टर तो आपको टैक्स दे रहा है, अगर आपको टैक्स ना दे तो फिर आपका इंपोर्ट का रेवेन्यू कहाँ से? परसेप्शंस क्लियर करनी पड़ेंगी, इनको समझाना पड़ेगा हुकूमत को भी, बट हाउ टू एक्सप्लेन टू। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, ये कहते हैं लग्जरी गुड्स, मैं समझ नहीं पाता ये लग्जरी गुड क्या होता है। ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं जी देखें बाहर से कुत्तों का खाना आता है, मतलब इस तरह की चीजें। I don't think that even amounts to a few $100 million even if we combine all those luxury imports that they're talking about. Premium products are the need of this country. Without premium products, we will not be able to deliver प्रीमियम गुड्स आफ्टर दैट। तो ये क्यों नहीं सोचते इस बारे में? हर चीज गंदी खिलानी है अपनी कौम को, हर चीज गंदी क्वालिटी की देंगे।
ये मैं पूछना चाहता हूं। देखें, अगर आपकी मुल्क में एक चीज़ बन रही है और बाहर से एक चीज़ कंपटीशन में आती है, अच्छी प्रोडक्ट आती है, तो उससे हमारे को कंपटीशन का एक मौका मिलता है। होगा। हमारे मुल्क में जितने प्रोड्यूसर हैं उनको चाहिए कि वो उससे अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि हमारे मुल्क की प्रोडक्ट बने। अच्छा, वो अच्छी बनाते हैं नहीं और इम्पोर्टर को टाइट करेंगे तो कहते हैं हमें अनफेयर एडवांटेज दो। कहते हैं हमें अनफेयर एडवांटेज दो, गाड़ियां बंद कर दो। अब नया एक लाए हैं, बोल रहे हैं गाड़ियों की इंपोर्ट बंद करा दो। भाई अगर लग्जरी गाड़ी के तो सबसे पहले जितने भी आपके गवर्नमेंट के जो है अपने पॉलिटिशियन हैं या जितने भी ओहदेदार आने वो मर्सिडीज गाड़ियां बंद करें भाई। वो कोरोला में बैठे या लोकल असेंबल बन रही है, वो क्यों मर्सिडीज और BMW में बैठ के घूम रहे हैं भाई? तो सबसे पहले लग्जरी तो देखें, लग्जरी तो ये पाबंदी लगाई जाए इसके अंदर। मुझे पता नहीं अब आजकल ये गुजारिश की जा सकती है, लेकिन उन इदारों से मैं गुजारिश करता हूं जो इस मुल्क के अंदर अहमियत रखते हैं कि पाबंदी लगा दें कि तमाम MNA MPA वजीर आला वगैरह सब जो है लोकली असेंबल्ड गाड़ी खरीदेंगे बस। और क्या? तो बाहर वाली नहीं चला सकते। इससे देखा ये होगा कि फिर आपका रेवेन्यू भी बचेगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। आपकी कितनी गाड़ियां जो है वो महंगी गाड़ियां, अब आप देखेंगे वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी या जो भी मर्सिडीज गाड़ी होती है वो कितनी महंगी होती है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज कोई आपका बिजनेसमैन जो ज़ाया नहीं कर रहा है। बिजनेसमैन एक बंदा वो नहीं है कि इंपोर्ट पे ज़ाया कर रहा है। इंपोर्ट आप देखेंगे भाई गवर्नमेंट की इंपोर्ट कितनी है, और गवर्नमेंट भी जो इंपोर्ट कर रही है तो वो देखें डिफेंस के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों के लिए इंपोर्ट करना। हमारी एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो हमारी एक्सपोर्ट जो भी है, हमारी एक्सपोर्ट, अगर हमारी एक्सपोर्ट को जारी रखना है तो हमें कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर रॉ मटेरियल या पाकिस्तान में नहीं बनता। एक खेप की विजन है इनकी मशीन, आपकी मशीन पाकिस्तान में नहीं बनती। आपको अगर लेटेस्ट मशीन लेके आनी है और आपको दुनिया में कंपटीशन करना है तो आपको मशीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब अगर आप they are not cheap, by the way. they are not cheap। फिर अगर आप बाइंग इन यूरोस, अच्छा, यू आर बाइंग इन, अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए, 10+60 ये वो। अच्छा, एलिवेटर हमें चाहिए, एलिवेटर बाहर से मंगानी पड़ेगी, क्या वो 60 मंजिला सीढ़ी चढ़ के जाएगा? तो बात दरअसल ये है कि यार आप क्या बातें कर रहे हो यार कि इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। यार इम्पोर्ट जो देखो इम्पोर्ट करना है वो तो करना है, और साथ साथ हमें हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा और उनको काबिल बनाना पड़ेगा। But they don't go beyond textile, ना? If you ask them, they only say textile. Apart from that, okay, you tell me what kind of capacity do they have? They don't have any अच्छा, आप टेक्सटाइल में क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे पाकिस्तानी आज रुपया जो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी नीचे आ गया है, टके का भी नहीं रहा पाकिस्तान। अच्छा, श्रीलंका से भी नीचे आ गया। श्रीलंका की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देखें और पाकिस्तान की देख लें। तो बात दरअसल ये है कि देखें जो भी इम्पोर्टर है या जो भी टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है और जितने भी पाकिस्तान में एक्सपोर्टर है, देखें गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को वो प्रोडक्ट जो कहते हैं ना कि जो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आपको प्रोडक्ट के लिए आपको कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। जब तक आप सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगे आप इंपोर्ट को बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अगर आपने रोक दिया तो देखें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास विटामिन्स होते हैं, बहुत से ऐसे फूड स्टफ होते हैं जो बुज़ुर्गों के लिए सप्लीमेंट बुज़ुर्गों के लिए आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं। तो अगर बच्चों की अगर वो ग्रोथ नहीं होगी जो हम चाहते हैं और वो सप्लीमेंट हम लोग बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो हमारे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी? तो बात दरअसल ये कि हमें उन चीज़ों को ब्लॉक करना चाहिए जो नॉन एसेंशियल है। चले गाड़ी की बात करते हैं, लग्जरी गाड़ी बंद कर दो, सबके लिए बंद करो, उनके लिए सबके लिए बंद करो भाई, सबके लिए बंद करो। आप देखो कितना पहले फ़ायदा होगा, ठीक है ना? अब आपने बंद कर दिया अक्रॉस द बोर्ड, कहते हैं यार इंपोर्टर सही नहीं है, इंपोर्ट हमारे मुल्क का दुश्मन है या इंपोर्ट हमारे लिए एक कैंसर है। तो बात दरअसल ये है कि इंपोर्ट कैंसर नहीं, हमारी 50% से 70% हमारी इनपुट जो होती है ना, जो एक्सपोर्ट में काम आती है, वो इंपोर्ट का जरिए आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं। उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। ओ भाई, हम कहाँ से वो रॉ मटेरियल? हमारे पास डाइस केमिकल हमें चाहिए, हमें मशीनरी हमें चाहिए, बहुत सारे हमें जो धागा बनाने के लिए पैकिंग मटेरियल हमें बाहर से चाहिए, कागज़ हमें बाहर से मंगाना है, प्लास्टिक की बैगिंग हमें बाहर। भाई हमारे पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आप उन चीज़ों को करें, लग्जरी गुड्स को कर दें। चलें सबसे पहले मैं बोलता हूँ लग्जरी गुड्स को कर दें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी ख़त्म कर दें, ठीक है ना? मगर आपको अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री वो गाड़ी नहीं बना सकती, आपकी लोकल इंडस्ट्री उस क्वालिटी की गाड़ी नहीं बना सकती, सेफ़ गाड़ी नहीं बना सकती, या इतनी गाड़ियाँ नहीं बना सकती जितनी हमारे मुल्क को ज़रूरत है। अगर मैं एज ए कारोबारी हूँ, मैं अपने पैसा कमाया और मुझे एक अच्छी सेफ़ गाड़ी मेरी फैमिली के लेनी
लेनी है और मेरे इस्तेमाल के लिए लेनी है, तो भाई मैं क्यों नहीं मंगा सकता? मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आदमी इतना टैक्स दे रहा है वो गाड़ी मंगा सकता है, उसको हम इंसेंटिव दे देंगे। तो कम से कम आप बिजनेसमैन को इतना तो आप इंसेंटिव दो। वैसे भी लेटेस्ट गाड़ी मंगानी चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। और हुकूमत को चाहिए कि जापान की बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियां इंपोर्ट करने की वजह से लोगों को बुरा लगेगा, ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी विल यूज लेसर फ्यूल, and the lesser fuel it will need, the lesser fuel you will have to import, but welcome for maintenance as well। तो परवेज हारून मद्रास वाला साहब, बातें तो हमने बहुत सारी करनी थी, लेकिन आपको पता है इस मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी है। बिल्कुल, वक्त हमारे पास मुख्तसर है और पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो गई। अभी तक वो कुछ नहीं हुआ जो कि खबरों में चल रहा है, लेकिन अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है कुछ मैं कह नहीं सकता। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।